हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकंड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी यूनिट फर्स्ट, उसका टॉपिक है सेंसरी ऑर्गन ऑफ प्राण। झींगे के अंतर्गत संवेदी जो अंग होते हैं उन अंगों के बारे में अपन क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप जो संवेदी अंग हैं उनकी क्या समझेंगे, परिभाषा समझेंगे। इनकी क्या परिभाषा है? तो वे अंग जो, यानी कि वे अंग जो वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं तथा प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, संवेदी अंग कहलाते हैं। संवेदी अंग कहलाते हैं, यानी कि वे अंग जो वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं तथा प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, संवेदी अंग कहलाते हैं। यानी कि ये जो अंग होते हैं वो वातावरण से क्या करेंगे, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और संवेदनाओं को ग्रहण करने के साथ साथ ही उनके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया दर्शाते हैं उनको संवेदी अंग के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो प्राण होता है, जीवा, यानी कि प्राणों के अंदर या प्राणों के अंदर निम्न संवेदी अंग पाए जाते हैं। संवेदी अंग पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके स्टेटोसिस्ट ऑर्गन, यानी इसको बोला जाता है संतुलन पुटिका। दूसरा इसके अंतर्गत जो आता है टैक्टाइल ऑर्गन, इसको बोला जाता है स्पर्श अंग। तीसरा इसके अंतर्गत जो आता है उसको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, यानी कि ग्रहण। और चौथा इसके अंतर्गत जो आता है वो आता है कंपाउंड आइज, जिसे संयुक्त नेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके अंतर्गत 4 संवेदक होते हैं जिनके द्वारा प्राण होता है संवेदनाओं को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के साथ साथ उनके फलस्वरूप प्रतिक्रिया करता है और अपनी जो प्रतिक्रिया है उसका मतलब जो संवेदनाओं को ग्रहण करके और उन संवेदनाओं की प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। उसके लिए इसमें 4 सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। हम एक एक करके सभी सेंसरी ऑर्गन है उसको कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो लेंगे वो लेंगे संतुलन पुटी या स्टेटोसिस्ट ऑर्गन। तो हेडिंग के रूप में लिखेंगे अपन संतुलन पुटी। यहां से अपन पढ़ेंगे संतुलन पुटी। तो प्राण के अंतर्गत जो संवेदनांग या संवेदी अंग है उसका नाम है स्टेटोसिस्ट। फर्स्ट करके अपन लिखेंगे
स्टेटोसिस्ट ऑर्गन, हिंदी में लिखते संतुलन पुटिका अंग। अब इसको समझें, इसका जो डायग्राम होता है संतुलन पुटिका का, वो इस प्रकार से डायग्राम है। ये गोल अंडाकार संरचना होती है, सॉरी गोल संरचना होती है। अपन लिख सकते हैं गोलाकार संरचना है। संतुलन पुटिका कैसी है? गोलाकार संरचना है और इसके मध्य में सैंड पार्टिकल, रेत के जो कण होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत संतुलन पुटिका के अंतर्गत इसका जो बाहरी आवरण होता है वो क्यूटिकल का बना होता है। तो इसका जो बाह्य आवरण क्यूटिकल का बना होता है। अब इसके मध्य में लिखेंगे, मध्य में सैंड पार्टिकल यानी कि रेत के कण इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। साथ ही इसके चारों ओर जो संरचना पाई जाती है वो होती है रिसेप्टर सीटें, यानी कि ग्राही सूप। और वो जो ग्राही सूप होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। ग्राही जो सूप होते हैं उनका जो अग्रभाग होता है वो थोड़ा कैसा होता है, नुकीले टाइप में होता है। और जो पश्च भाग होता है वो फूला हुआ होता है, या इनका जो आधार भाग है वो फूला हुआ होता है। और उस फूले हुए भाग को सॉफ्ट या शांत कांड के नाम से मतलब इसको जाना जाता है। ये इस प्रकार से इसकी जो संरचना है वो होती है। कहने का मतलब ये जो संरचना है किसकी, रिसेप्टर ग्राही की, वो संरचना इस प्रकार से होती है। और इस पर कई सारे ब्रेस्टिल्स यानी कि सूखे इस पर पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से कई सारे जो सूख होते हैं इन पर पाए जाते हैं। कई सारे सूख हैं जो इन पर पाए जाते हैं। इसके मध्य में ये क्या है, रेत के कण सैंड पार्टिकल, ये इनको बोला जाता है रिसेप्टर सीटें। सूप के नाम से इनको मतलब जाना जाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके जो बहुत सारे ब्रिस्टल्स यानी कि कंटक इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये जो संरचना होती है ब्रिस्टल्स यानी कि जो सूप होते हैं वो संरचना के नाम से जाना जाता है। इसको है तो साफ्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो पूरी संरचना होती है ये होती है रिसेप्टर सीटें, ग्राही सूप के नाम से इनको जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत जो क्रियाविधि होती है यानी कि किस प्रकार से संतुलन का कार्य करता है, तो देखिए
ये जो संतुलन पुटिका होती है प्राण को एक संतुलन की स्थिति में लाने का कार्य करती है। अभी देखो कैसे कार्य करती है, तो इसका जो वर्क है वो वर्क में समझा देता हूँ। जब प्राण क्या होता है, ये क्या है प्राण, और जब किसी असंतुलन की स्थिति में होता है, अनबैलेंस की जब स्टेज में होता है, तब ये जो सेंट पार्टिकल्स होते हैं यानी कि रेत के जो कण होते हैं, रेत के कण जिस और अनबैलेंस होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये जो प्राण है और इस प्राण की संरचना में जैसे मान लीजिए इस साइड अनबैलेंस है, तो ये पूरे जो रेत के कण है ये इस साइड हो जाएंगे। तो जैसे ही ये रेत के कण अनबैलेंस की स्थिति में होने पर ये एक तरफ चले जाते हैं, एक तरफ चले जाते हैं, और चले जाने के साथ साथ ये जो है इससे क्रिस्टल्स जो भी आपके जो रिसेप्टर ग्राइंड पर उपस्थित होते हैं, लंबाई जो सूप होते हैं उन पर उपस्थित होते हैं क्रिस्टल्स, ये भी इनको भी सूप या कंटक बोलते हैं, कंटक। अब इन कंटक से क्या करेंगे, जैसे ही रेत के कण क्या होते हैं भैया टच होते हैं, और टच होने के साथ साथ ये इस अनबैलेंस की जो सूचना होते हैं वो किसको देते हैं, क्रिस्टाइल को, और क्रिस्टाइल से ये सूचना है सोप के माध्यम से कहा चली जाती है, रिसेप्टर सीटे पे चली जाती है। अब ये रिसेप्टर सीटे से सूचना जाती है इसके तंत्रिका तंत्र को, नर्व सिस्टम को जाती है, तंत्रिका तंत्र से फिर ये जाती है ब्रेन को। अब ये ब्रेन को जैसे ही जाती है तो प्राण क्या हो जाता है, बैलेंसिंग की स्थिति में हो जाता है, यानी कि फिर ऐसी स्थिति में वो अपने जो पल्लपार वगैरह है मैक्सिमम उनको मूवमेंट करने लगता है, और जैसे ही मूवमेंट करता है फिर ये सेमी पार्टिकल यहाँ से हट जाता है और प्राण कैसा हो जाता है, बैलेंसिंग की स्थिति में आ जाता है। तो क्या इसकी क्रियाविधि के अंतर्गत, जैसे ही रेत का अनबैलेंसिंग की स्थिति में होता है और प्राण, तो ये रिसेप्टर सीटे से टकराते हैं, टकराने के बाद में सूचना होती है तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क को जाती है, और मस्तिष्क को जैसे ही जाती है तो प्राण बैलेंसिंग की स्थिति के अंतर्गत आ जाता है। तो ये इस प्रकार से जो संतुलन पुटी है एक संवेदन की तरह कार्य करती है, और वो संवेदन किसके अंतर्गत प्राण में होता है, और ये इसकी क्या होती है, संरचना। तो इतना सा आपको संतुलन पुटी है स्टेटोसिस है उसके अंतर्गत लिखना है। अब नेक्स्ट हम जैसे ही बात करते हैं तो आता आपके टेक्टाइल। टेक्टाइल दूसरा जो ऑर्गन आएगा अपने पास वो क्या आएगा, टेक्टाइल। स्पर्श अंग, टेक्टाइल्स यानी कि स्पर्श अंग है। अब स्पर्श अंग की हम जैसे ही बात करते हैं तो टेक्टाइल्स जो ऑर्गन होता है वो प्राण के अंतर्गत बात करें तो एंटीना व एंटील्यूल यानी कि प्रसंगिका व श्रृंगिका पर पाए जाते हैं। साथ ही ये जो पेलोपोड होता है उन पेलोपोड्स पर भी ये पाए जाते हैं, और जो पेलोपोड्स के अंतर्गत अगर ये स्पर्शक अंग पाए जाएंगे तो इन्हें प्लूमोस के नाम से जाना जाएगा, प्लूमोस टेक्टाइल इस नाम से इसको जाना जाता है। अब बात ये होती है जैसे ही अपने क्या नाम से एंटीना और एंटील्यूल की जो संरचना पड़ी थी, तो संरचना पढ़ने के साथ साथ आपने देखा होगा कि इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये जो इसका क्या होता है, कोक्सा होता है, और कोक्सा के आगे बाद में ये जो संरचना है और इस पर आपने इस प्रकार से फिलर पढ़े थे। इसके अंदर क्या पढ़े थे, फिलर, और उन फिलर पर
आउटर एंड इनर फिलर आपने पढ़े थे। ये जो फिलर होते हैं, इन फिलर पर क्या होते हैं, सीटें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सूप प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीना और एंटीन्यूल पर क्या होते हैं, फिलर होते हैं। साथ ही इनके साथ एंटीना व एंटीन्यूल होते हैं, उन पर क्या पाए जाते हैं, फिलर पाए जाते हैं। और ये जो फिलर होते हैं जिन पर ग्राह्य अंग पाए जाते हैं, और ये विशिष्ट प्रकार के जो संवेदी अंग होते हैं, वो जो संवेदी अंग है, ये जो संवेदी अंग है, ये संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो इनकी संवेदनाओं को ग्रहण करने का जो कार्य है वो कुछ इस प्रकार से होती है इनकी संरचना। एक आपको इस प्रकार से ये संरचना मिलेगी, और इस ये जो संरचना है इसको शाफ्ट बोलते हैं। इसके ऊपर एक नुकुली संरचना पाई जाती है। इस नुकुली संरचना को ब्लेड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से नुकुली संरचना पाई जाएगी, और इस जो संरचना है इसको ब्लेड के नाम से जाना जाता है। इस पर कई इस प्रकार से स्पर्शक है वो पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से स्पर्शक है वो पाए जाएंगे, और इन स्पर्शकों को वावस के नाम से जाना जाता है। यानी कि इनके अंतर्गत ये प्रवर्धनुमा संरचना होती है, और इस प्रवर्धनुमा जो संरचना है इसको वावस के नाम से जाना जाता है। ये प्रवर्धनुमा स्ट्रक्चर होती है, इसको बोला जाता है वावस। ये जो संरचना होती है ये इसी के अंतर्गत देखने को मिलती है। प्रवर्धनुमा जो संरचना है वो आपको टेक्टाइल्स होता है, उस टेक्टाइल्स के अंतर्गत ही देखने को मिली हुई होती है। इसके साथ ही इसको जो फिल्म्स टेक्टाइल्स है इसको कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरी किसकी है, प्लूमोस सीटे के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे पिच्छक सूक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पिच्छक सूक कहते हैं। तो इसकी संरचना में क्या है, इसका जो आधार भाग होता है वो कैसा होता है, तो पूरा फूला हुआ होता है, और इस फूला हुआ है, और इस फूले हुए भाग को शाफ्ट के नाम से जाना जाता है। इस पर एक नुकीली जो संरचना होती है, उस नुकीली संरचना को ब्लेड के नाम से जाना जाता है, और इस पर जो प्रवर्ध नुमा संरचना होती है जिसे वावस के नाम से जाना जाता है। ये इसके अंतर्गत इतना सा डिस्क्राइब है जो अपन को मतलब ध्यान रखना है। अब हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं इसके अंतर्गत, तो ये क्या करेगी, जैसे ही मतलब कोई भी जो संवेदनाएं होती है उन संवेदनाओं को क्या करती है, ग्रहण करती है, और ग्रहण करने के साथ साथ तंत्रिका के माध्यम से किसको पहुंचा देती है, मस्तिष्क को पहुंचा देती है। तो ये जैसे ही मस्तिष्क को पहुंचाती है तो जिससे क्या है कि इसके स्पर्श की जो भी संवेदनाएं होती है उन संवेदनाओं का ज्ञान किसको हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये नेक्स्ट जो है टेक्टाइल्स, उसके अंतर्गत प्लूमोस सीटे होते हैं, और ये किस पर पाए जाते हैं, पेलोपोड, यानी कि जो इसका पल्प पाद होता है उस पल्प पाद के अंतर्गत ये पाया जाता है। टेक्टाइल्स ऑर्गन यानी कि स्पर्श अंग। अब हम आगे की जो संरचना की बात करते हैं तो वो है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। ग्रहण की जो संवेदना है वो ग्रहण की संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करेगा। आगे का जो ऑर्गन है उस ऑर्गन का नाम क्या है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन ग्रहण अंग किसके नाम से जाना जाता है, इसको ग्रहण अंग के नाम से जाना जाता है।
और ग्रहण का मतलब तो होता है ये मतलब जो गंध होती है उस गंध के आधार पर संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और उन संवेदनाओं को ग्रहण करने के बाद में इनका जो शरीर होता है प्राणों का वो क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। तो ये क्या है, ये सबसे पहले लिख सकते हैं अपन ग्रहण की जो संवेदनाएं होती है उन ग्रहण की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और साथ ही ये जो एंटीन्यूल होता है उसके पीछे एक गर्द होता है उस पर ये पाया जाते हैं। एंटीन्यूल होता है उस एंटीन्यूल के पीछे का जो गर्द होता है उस गर्द के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। आगे हम जैसे इनकी बात करें तो इनकी जो संरचना होती है वो भी पैरेलल्स की तरह यानी कि पिक्षक की तरह ही होती है। ये इसके अंतर्गत आधार एवं फूला हुआ जो भाग होता है ये तो कहलाता है साप और ये इसके अंतर्गत इस प्रकार से एक न्यूक्लियरी स्ट्रक्चर होती है। इस न्यूक्लियरी स्ट्रक्चर को कहा जाता है ब्लेड। इसको किसके नाम से जाना जाता है, ब्लेड के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो ब्लेड वाली जो संरचना है, इनकी जो न्यूक्लियरी स्ट्रक्चर है इसको ब्लेड के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है आपके पास ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। ये केवल जो ग्रहण यानी कि जो गंध से संबंधित जो संरचना या गंध से संबंधित जो संवेदनाएं होती है उसको ग्रहण करने का कार्य करती है और एंटीन्यूल का जो पीछे एक गर्द होता है उसके अंतर्गत ये पाई जाती है। आपको मैं एक बात बताना भूल गया था, वो फर्स्ट क्या फर्स्ट वाला स्टेटोसिस्ट है। इस स्टेटोसिस्ट कहाँ पाया जाता है यह आपको मैंने बताया था। जो एंटीन्यूल है उस एंटीन्यूल के जो प्रीकोक्सा होता है उसके अंतर्गत ये पाया जाता है। आपको मैंने जो अपेंडेज पढ़ाया था वहां भी बताया था। बाकी जो मैंने वो अभी बताया था आपको पिक्चर सूकर वो तो मेलोपोड्स पर पाए ही जाते हैं और एंटीना पर भी पाए जाते हैं, एंटीन्यूल पर भी पाए जाते हैं। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन एंटीन्यूल के पीछे जो गर्द होता है उसको पाया जाता है। अब हम आगे जैसे ही बात करते हैं ऑल्फैक्टरी के बाद में नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन आता है और उस ऑर्गन का नाम क्या है, अब कंपाउंड आईज, संयुक्त नेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। थर्ड 3 हो गए। अब चौथा हमारे पास आता है कंपाउंड आईज, यानी कि इसको कहा जाता है संयुक्त नेत्र। अब ये संयुक्त नेत्र है। इस नेत्र की अगर हम स्थिति की बात की जाए तो मतलब ये कहाँ स्थित होता है स्थिति, तो आप इसके मतलब जो रोस्ट्रम होता है इसका तुंडक, ये तुंडक यानी कि रोस्ट्रम, इस रोस्ट्रम के दोनों ओर रोस्ट्रम है, इस रोस्ट्रम के दोनों ओर एक आइज स्टाल्क जिसे नेत्र ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। नेत्र यानी कि स्थिति तुंडक या रोस्ट्रम के दोनों ओर आइज स्टाल्क यानी कि नेत्र ग्रंथ से लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, कंपाउंड आई लगे होते हैं। साथ ही इनकी जो संरचना की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये आपका कैरापस और ये इसका क्या है रोस्ट्रम और यहाँ पर एक ग्रंथ और यहाँ से फिर आपको निकाले थे क्या एंटीन्यूल, ये इतने लंबे एंटीन्यूल निकाले। तो यहाँ पर एक इस प्रकार से आइज स्टाल में इसको बोला जाता है आइज स्टाल और यहाँ पर इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है
इसको बोला जाता है कंपाउंड आइज। ये यहाँ पर इसकी स्थिति होती है। फिर आगे ये इसे बढ़ जाता है, फिर ये इसके उपाद वगैरह जो होते हैं एक प्रावण का इस प्रकार से डायग्राम होता है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड आइज है, ये इसके अंतर्गत प्रेजेंट होता है। और साथ ही अगर मैं बताऊं तो ये आइज स्टार्ट होता है, ये इसकी ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, ये किससे लगा होता है, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। ऑर्थोडियल जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, ये लगे हुए होते हैं। कौन लगे हुए होते हैं, ये आइज स्टाल्क लगे हुए होते हैं। आइज जो स्टाल्क है ये क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। किससे लगे होते हैं, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन से। और इसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंपाउंड आइज होता है ये प्रकाश सुग्राही होता है, प्रकाश सुग्राही होता है। यानी कि जो प्रकाश होती है उन प्रकाश की संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य ये करता है। और कंपाउंड आइज, अब ये क्या है कि जो अनेक प्रकार की जो मतलब इसके भी इकाई होती है या अनेक प्रकार की जो संरचनाएं होती है उनसे मिलकर ये बना होता है। लेकिन इस आइज की जो पूरी इकाई होती है वो होती है ओमेटिडिया, ओमाटिडियम। ये इसको बोला जाता है हिंदी में नेत्रासम। ये क्या है, इकाई ऑफ कंपाउंड आइज। ये कंपाउंड आइज है, इसकी इकाई होती है। और इसी की हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, संरचना इसकी हम पढ़ेंगे ओमेटिडिया की नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। लेकिन इससे पहले देखते हैं जो कंपाउंड आइज होती है इसका डायग्राम किस प्रकार से है। तो आप इस प्रकार से अपन जो कंपाउंड आइज है उसका डायग्राम बना सकते हैं। ये इसके अंतर्गत क्या होता है, टिप यानी कि गर्द होता है जिससे ये लगा हुआ होता है। ये क्या है, आइज स्टाल्क है। और इसके अंतर्गत ये ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली, उससे क्या है ये लगा हुआ होता है बॉडी से। इधर आप इसको बोलेंगे तो यहाँ लिखेंगे ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, ये होती है। और इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से होती है कंपाउंड आइज की। इसके अंतर्गत ये जो मैं बना रहा हूं ये बहुत सारे क्या होते हैं, नेत्रांश होते हैं। और ये क्या होती है, नेत्रांश, इसकी इकाई होती है किसकी, कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज की क्या है, ये इकाई है। ये इस प्रकार से आपको पूरा लाइनिंग कर देना है। उसके साथ साथ ही आप इसको फिर से इस प्रकार से और लाइनिंग करोगे। ये इस प्रकार से आपको क्या करना है इसको। और ये इसके क्या होते हैं, इसको बोला जाता है कंपाउंड आइज, संयुक्त नेत्र। और इसके अंतर्गत ये जो इकाई होती है ये होती है ओमाटिडियम। क्या लिखता हूं नीचे की ओमाटिडियम।
ये इसकी मतलब इकाई है। तो ये कंपाउंड आइज है, कुछ इस प्रकार से होता है। लिपिड यानी कि आइंस्टाइन के द्वारा पीडिया गर्भ से इस प्रकार से क्या होता है, लगा हुआ होता है, इसको गर्भ के नाम से जाना जाता है। ये आइंस्टाइन होती है और ये ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन होती है और इसको क्या बोला जाता है, कंपाउंड आइज बोला जाता है। अब ये जो संयुक्त नेत्र है ये मतलब तुंडक के यानी रोस्ट्रम के जो अधर भाग होता है उस अधर भाग के दोनों ओर ये लगे हुए होते हैं। साथ ही एंडोडर्मल मेम्ब्रेन से आइंस्टाइन में अटैच रहता है। ये क्या होता है, प्रकाश सुग्राही होता है और इसकी जो इकाई है यानी कि ये जो बना होता है वो ओमोटिडियम से मिलकर बना होता है, जिन्हें नेत्रासंग के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओमेटिडिया। नेत्रासंग है, उस नेत्रासंग की क्या पढ़नी पड़ती है, फिर अपन को संरचना पढ़नी पड़ती है। तो हम जैसे ही इसकी संरचना को पढ़ेंगे या आप यहाँ एक को साफ कर सकते हैं। ये जो संवेदी अंग है अभी पूरे नहीं हुए हैं, ये इसका पार्ट वन है। अब इसके अंतर्गत हम जैसे ही अगर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जैसे हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, ये ओमेटिडिया की जो संरचना है, संरचना के आधार पर दो प्रकार के डोर बनते हैं, प्रकाश यानी प्रतिबिंब बनते हैं, तब जाके हमारा जो संवेदनांग पूरा होता है। नेक्स्ट हम जो कल पढ़ेंगे ओमेटिडियम में इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ओमेटिडियम की जैसे हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत निम्न संरचनाएं पाई जाती है। सबसे पहले इसमें कॉर्निया सेल होती है, फिर उसके बाद में ओरेंजन सेल होती है, फिर उसके बाद में इसमें कोन सेल होती है, फिर इसके बाद में इसमें रेटिनल सेल होती है, फिर रेटिनल के बाद में इसमें रेबडोम होता है, रेबडोम के बाद में इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो इस प्रकार की कोशिकाएं में क्या स्थिति है, क्या कार्य है, कैसे उपस्थित रहते हैं, वो हम नेक्स्ट जो इसकी स्ट्रक्चर होगी, इसकी स्ट्रक्चर ओमेटिडियम की स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में परिवर्तन क्या नाम से प्रतिबिंब जो बनते हैं वो इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। और इसके बाद में इसमें नर्व सिस्टम वो रहेगा इसका प्राउन का, जो कि आपके प्रैक्टिकल में भी है और इसमें भी है। तो इस प्रकार से कल या परसों यानी कि 2-3 दिन के अंतर्गत या 2 वीडियो के अंतर्गत ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी यूनिट फर्स्ट। और इसकी जो पीडीएफ है संविधान से पहले वो मैं ग्रुप में डाल चुका हूँ, तो आप उसको एडिटिंग कर ले, आप अपने नोट्स में उसको उतार सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, और हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, आगे जो भी वीडियो नोटिफिकेशन आते हैं उनको आप देखते रहिए। आज की क्लास में बस इतना है।